डियर ऑल स्टूडेंट्स, स्क्रिटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन में आज आपका लास्ट लेक्चर है और आज के लेक्चर में आप डिस्कस करने वाले हैं डिसऑर्डर ऑफ स्क्रिटरी सिस्टम। डिसऑर्डर ऑफ स्क्रिटरी सिस्टम में जब आप एनसीईआरटी को देखेंगे तो एनसीईआरटी में ओनली 3 डिसऑर्डर मेंशन है। फर्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है यूरेमिया, सेकेंड डिसऑर्डर है रीनल कैल्कुलाई, थर्ड जो है वो है आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये 3 डिसऑर्डर आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है, जिसका मैं ब्रीफ पहले दूंगा। और यूरेमिया में एक पर्टिकुलर टॉपिक है हीमोडायलिसिस, उसको मैं डिटेल करूंगा यहाँ पे, ठीक है। अदर जो भी डिसऑर्डर है वो एनसीईआरटी में ब्रीफ दिए गए हैं और वहीं से क्वेश्चंस आते हैं आपके। तो पहले मैं ब्रीफ डिस्कस कर लेता हूँ और देन यूरेमिया का रिजोल्यूशन में डिस्कस करूँगा। यूरेमिया का रिजोल्यूशन जो है वो क्या है, हीमोडायलिसिस। हम यूरेमिया पेशेंट को हीमोडायलिसिस के थ्रू जो है ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यूरेमिया देखते हैं। यूरेमिया एक्चुअली में क्या है, ये किडनी का एक मेल फंक्शनिंग है। किडनी का एक मेल फंक्शनिंग है। किडनी जब प्रॉपर वर्क नहीं करता है तो हमारे बॉडी में क्या होता है, यूरिया का एक्यूमुलेशन होने लगता है। हमारे बॉडी में यूरिया का एक्यूमुलेशन होने लगता है और ये एक्यूमुलेशन कहाँ पे होगा, ब्लड में होगा और ब्लड के साथ साथ हमारे इंटरसेलुलर फ्लूइड्स में भी ये एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब यूरिया का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, तो मैनेज करने की जब बात आएगी तो हम हीमोडायलिसिस से मैनेज करेंगे, जिसको आप क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं, जिसका डिटेल मैं करूँगा अभी। बट उसके पहले जो है मैं सारे डिसऑर्डर का ब्रीफ दूंगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो सेकेंड जो डिसऑर्डर है स्क्रिटरी सिस्टम में वो है आपका रीनल कैल्कुलाई। ये जो डिसऑर्डर है इसमें आपको सिंपली ये लर्न करना है कि यहाँ पे स्टोन और इनसॉल्युबल मास का फॉर्मेशन होता है। वो एक्चुअली होते क्या हैं, वो क्रिस्टलाइज सॉल्ट होते हैं। क्या होते हैं, क्रिस्टलाइज सॉल्ट होते हैं। ये इनसॉल्युबल होते हैं और स्टोन होते हैं। ये क्या होते हैं, स्टोन होते हैं। इनसॉल्युबल का मतलब हार्ड हो गया। हार्ड मतलब कि हार्ड का सेंस यहाँ पे ये है कि ये ईजिली सॉल्युबल नहीं होगा और ईजिली सॉल्युबल नहीं होगा तो ये स्टोनी होगा। और पर्टिकुलर कौन सा है यहाँ पे मेंशन है एनसीईआरटी में, वो है आपका ऑक्जिलेट। क्या है, ऑक्जिलेट, ठीक है ना। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में मेंशन है कि स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट, ब्रैकेट में आपको मिलेगा ऑक्जिलेट, ठीक है। तो ये स्टोन जो है या इनसॉल्युबल जो मास है सॉल्ट का, ये आपके किडनी में फॉर्म होगा और यही इसके वजह से क्या होगा, आपका यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस जो है वो नहीं हो पाए और इसी कंडीशन को आप क्या बोलते हैं, रीनल कैल्कुलाई बोलते हैं, ठीक है। थर्ड आपका डिसऑर्डर है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये थर्ड डिसऑर्डर है। इसमें सिंपली आपको ये जानना है कि जो ग्लोमेरुलस होता है, मैंने ग्लोमेरुलस आपको डिटेल बताया है। ये क्या होता है, टफ टॉप कैपिलरी होता है जो बोमन कैप्सूल्स के अंदर होता है। बोमन कैप्सूल के अंदर, बोमन कैप्सूल एक कप लाइक स्ट्रक्चर है और उसमें जो है टफ टॉप कैपिलरी होते हैं। क्या होते हैं, टफ टॉप कैपिलरी होते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और ये जो ग्लोमेरुलस होते हैं ये कैपिलरी के बने होते हैं। तो इसमें कभी कभी क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से क्या होता है, कैपिलरी डैमेज हो जाते हैं। कैपिलरी डैमेज होते हैं तो डायरेक्टली जो है ब्लड वो पास होके जाता है बोमन कैप्सूल में और फिर जब ग्लोमेरुलस में इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्शन बोमन कैप्सूल की तरफ भी जाता है और बोमन कैप्सूल भी डैमेज हो जाता है। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जिसको आप बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये जो प्रोसेस है ये डिस्टर्ब होता है। और डिस्टर्ब होने से क्या होता है कि ब्लड के सेल्स जो हैं या ब्लड के कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं वो यूरिन में आने लगते हैं और ये एक क्या है, डिसऑर्डर है स्क्रिटरी सिस्टम का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो डिसऑर्डर है टोटल यहाँ पे 3 मेंशन है। फर्स्ट आपका यूरेमिया है, सेकंड आपका रीनल कैल्कुलाई है, थर्ड आपका क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। यूरेमिया में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे यूरिया का एक्यूमुलेशन हो रहा है ब्लड में और जब ब्लड में एक्यूमुलेशन होगा तो वो ब्लड का जो यूरिया होगा हमारे लिम्फ में भी जा सकता है, हमारे इंटरसेलुलर फ्लूइड्स में भी जा सकते हैं। और ओवरऑल आपको पता है कि यूरिया जो है एक नाइट्रोजनस वेस्ट है और नाइट्रोजनस वेस्ट की एक लिमिट होती है।
मतलब हमारे बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट हमेशा होता है, बट उसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज़्यादा होता है तो हमारा बॉडी का जो स्क्लेटल सिस्टम है उसको रिमूव करता है, और रिमूव करने के लिए यूरिन फॉर्मेशन का होना ज़रूरी है, ठीक है ना। यह जो एक्सक्रीशन आपका है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये सारे इवेंट्स होंगे तभी यूरिया जो है वो आपके बॉडी में मैनेज हो पाएगा, अदरवाइज़ वो बॉडी में हमारे एक्यूमुलेट होगा। और यही क्या है, यही आपका मैल फंक्शनिंग ऑफ किडनी है। क्या है? मैल फंक्शनिंग ऑफ किडनी है। सेकेंड जो केस है वो है आपका रीनल कैलकुलाई, जिसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जिसमें स्टोन का फॉर्मेशन हो रहा है। और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में मैंने बताया आपको कि यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो ग्लोमेरुलस देन बोमन कैप्सूल डैमेज होते हैं, और डैमेज होते हैं तो प्रॉपर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं होता है, तो यूरिन में ब्लड के सेल्स या ब्लड के कंस्टिट्यूएंट्स मिलते हैं, और उस यूरिन को आप जब डायग्नोज करते हैं तो आपको पता चलेगा कि उस यूरिन में सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं या ब्लड के कंस्टिट्यूएंट्स हैं, तो आपको उसका ट्रीटमेंट करना होगा, ठीक है। कि वहाँ पे फिर आपको एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन लेने होंगे, और देन आप कुछ टाइम के बाद जो है आप ठीक हो सकते हैं। और उसकी भी एक लिमिट है, जब इन्फेक्शन होता है तो इनिशियल स्टेज में जब आप ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो बेटर होता है, जब ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए, ठीक है। फिलहाल अभी हमारा जो टॉपिक है वो मेन जो टॉपिक है वो है हीमोडायलिसिस, ठीक है। क्या है? हीमोडायलिसिस, जिसका सेकेंड जो नेम है वो है आर्टिफिशियल किडनी। और ये जो आपका टॉपिक है ये एक्चुअली क्या है, ये ट्रीटमेंट का पार्ट है ये, ठीक है। ये ट्रीटमेंट का पार्ट है, और ये किस टाइप के पेशेंट में ये ट्रीटमेंट होगा, जब यूरेमिया पेशेंट में आप एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे आपको लगेगा कि यूरिया अगर रिमूव हो सकता है तो उसके लिए बस एक ही ऑप्शन है, वो क्या है? हीमोडायलिसिस है, ठीक है। हीमोडायलिसिस एक लिमिट तक काम कर, बट इसके बाद ये भी काम नहीं करता है, ठीक है। तो जब भी ऐसा होगा कि यूरिया का एक्युमुलेशन स्टार्ट होगा तो उस टाइम पे हम हीमोडायलिसिस करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। एक पॉइंट ये है कि ये जो आपका पूरा का पूरा ये हीमोडायलिसिस है, ये किस पे बेस्ड है? तो इसका आंसर है डायलिसिस बेस पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा वो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा डिफ्यूज़न का कॉन्सेप्ट, ठीक है। डिफ्यूज़न का कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होगा, ठीक है। और उसी कॉन्सेप्ट पे जो है यहाँ पे वेस्ट मटेरियल रिमूव होगा, दैट मीन्स कि यूरिया रिमूव होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ मैंने मेंशन किया है, आप देखो ये पूरा का पूरा जो है हीमोडायलिसिस का एक फ्लो चार्ट है, जिसमें सारे पॉइंट्स मैंने मेंशन कर दिए हैं। मैं वन बाय वन सारे पॉइंट्स को बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है पेशेंट, और ये जो पेशेंट है इसके अंदर यूरिया का एक्यूमुलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? यूरिया का एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है, एक्यूमुलेट हो रहा है। और इस यूरिया को क्या करना है? रिमूव करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमको हीमोडायलिसिस जो हमारा पूरा अपरेटस है, उस अपरेटस को बॉडी से कनेक्ट करना होगा, जो पेशेंट की बॉडी है उससे उसको कनेक्ट करना होगा। और वहाँ पे आपको कनेक्ट करने के लिए जो भी कन्वीनियंट आर्टरी है, जो भी आपके आर्म्स में, ठीक है, जो कन्वीनियंट आर्टरी है उससे आप कनेक्ट करेंगे, और वहाँ से आप इम्प्योर ब्लड का फ्लो आप किधर करेंगे? आप इस हीमोडायलिसिस मशीन में करेंगे, ठीक है। और इस मशीन के अंदर डिफरेंट पार्ट है, जिसको मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगा। ये जो आपका कन्वीनियंट आर्टरी से जो इम्प्योर ब्लड जा रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। ये एक पार्ट है जहाँ पे ब्लड का प्रेशर हम इंक्रीज़ करते हैं, ब्लड का प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, और ब्लड जो है हाई फ्लो के साथ अंदर जाता है। जब ये ब्लड जो पंप होता है, पंप होके इस चैम्बर में जाएगा, तो इस चैम्बर में जाने से पहले हम क्या करेंगे? ब्लड के टेम्परेचर को मैनेज करेंगे। ब्लड का टेम्परेचर हम 0 डिग्री कर देंगे, और साथ ही साथ वहाँ पे एक हम सब्सटेंस ऐड करेंगे, वो होगा एंटीकोगुलेंट हिपैरिन। क्या होगा? एंटीकोगुलेंट हिपैरिन, ठीक है। हिपैरिन जो है ये एंटीकोगुलेंट है, ये ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। कहाँ पे रोकेगा ब्लड क्लॉटिंग को? यहाँ पे, इस चैम्बर के अंदर, ठीक है। ब्लड जब क्लॉट नहीं करेगा तभी ब्लड की प्रॉपर्टीज़ मेंटेन हो पाएगी, ठीक है। ब्लड अगर क्लॉट नहीं करेगा, ब्लड नॉर्मल होगा, तभी ब्लड की प्रॉपर्टी मेंटेन हो पाएगी। और इसके लिए हम क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं हिपैरिन को, जो क्या है? एंटीकोगुलेंट है। और वो एंटीकोगुलेंट के साथ ब्लड जो है लो टेम्परेचर के साथ वो आएगा इस पर्टिकुलर चैम्बर में, जहाँ पे ये बहुत सारे ट्यूब लगे हुए हैं। रेड कलर के जो दिख रहे हैं आपको ट्यूब, ये बहुत सारे सेलोफेन ट्यूब हैं। ये क्या है? सेलोफेन ट्यूब है। और एक्चुअली में इस ट्यूब में क्या लगा हुआ है? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। क्या लगा हुआ है? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पे लगा हुआ है। और इस मेम्ब्रेन में क्या होगा? बहुत सारे पोर्स होंगे, और ये जो पोर्स हैं
ये जो पोर्स हैं, ये पोर्स क्या करेंगे, इम्प्योरिटी को फिल्टर करेंगे, इम्प्योरिटी को फिल्टर करेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि ब्लड में, आपको पता होना चाहिए कि ब्लड में दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक लार्ज मॉलिक्यूल्स होता है, एक स्मॉल मॉलिक्यूल्स होता है। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बोलते हैं कोलाइडल मॉलिक्यूल्स, और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बोलते हैं क्रिस्टोलॉइडल मॉलिक्यूल्स। और उसी क्रिस्टोलॉइडल मॉलिक्यूल्स में हमारे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, वेस्ट मटेरियल में यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया स्लाइट अमाउंट्स में, एक्सेस सॉल्ट और एक्सेस हाइड्रोजन आयंस, ये हमारे क्या है, वेस्ट मटेरियल है, और इनको हमको क्या करना है, रिमूव करना है। तो ये जो रिमूव होंगे तो वहाँ पे किसका रोल होगा, सेलोफेन ट्यूब का होगा। सेलोफेन ट्यूब में जो है पोर्स बहुत सारे होते हैं, और उस पोर्स से जो है स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है फिल्टर होके और फिर नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, और कुछ टाइम के बाद वो पंप होके यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ पे क्या होगा मैं आगे बताऊँगा, बट उसके पहले मैं बता दूँ कि ये जो आपका चैम्बर है, इस चैम्बर में हम ऑलरेडी डायलाइजिंग सोल्यूशन रखते हैं। क्या रखते हैं, डायलाइजिंग सोल्यूशन। डायलाइजिंग सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है, और जब आप इसका कॉम्पोजिशन चेक करते हैं तो ये ऑलमोस्ट जो है ब्लड का जो कॉम्पोजिशन होता है सेम वही कॉम्पोजिशन डायलाइजिंग सोल्यूशन का होता है। वनली इसमें डिफरेंस किसका होता है, इम्प्योरिटीज़ का डिफरेंस होता है, जो यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, एक्सेस हाइड्रोजन आयन या एक्सेस सॉल्ट, ये सारी चीज़ें डायलाइजिंग सोल्यूशन में नहीं होती हैं। ठीक है ना, एक तरीके से ये 100% प्योर ब्लड है। ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं 100% प्योर ब्लड, बट ये बोलना अच्छा यहाँ पे बेटर ये होगा बोलना कि ये क्या है, डायलाइजिंग सोल्यूशन है। ये क्या है, डायलाइजिंग सोल्यूशन है। मैंने यहाँ पे वनली क्या किया है, मैंने कंपेयर किया है ब्लड से, और जब कंपेयर किया है तो ये डायलाइजिंग सोल्यूशन का जो कंपोजिशन है वो प्योर ब्लड जैसा है, और प्योर ब्लड में वेस्ट मटेरियल या एक्सेस मटेरियल नहीं होते हैं, इसलिए इसके इक्वल मैंने यहाँ पे इसको बताया है। ठीक है, और इसकी सप्लाई हम कहाँ पे करेंगे, इसकी सप्लाई इस हम चैम्बर में करते रहेंगे। ठीक है, इस चैम्बर में जैसे जैसे आने वाला ब्लड जो है वो प्यूरीफाई होगा, उसी के टाइम पे क्या करेंगे, हम बहुत सारा डायलाइजिंग सोल्यूशन इसमें हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना, और साथ ही साथ इसमें हम CO2 भी ऐड कर देते हैं, CO2 भी ऐड कर देंगे कंप्रेस करके। और यहाँ पे प्यूरिफिकेशन होता है। प्यूरिफिकेशन के टाइम पे क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो डायलाइजिंग सोल्यूशन के साथ यहाँ आती हैं, डायलाइजिंग सोल्यूशन के साथ यहाँ आती है। ये क्या है, आपका यूज डायलाइजिंग सोल्यूशन है। ये एक्चुअली में ये जो डायलाइजिंग सोल्यूशन हमने यहाँ से प्रोवाइड किया है इस चैम्बर को, वो डायलाइजिंग सोल्यूशन इम्प्योरिटीज़ को लेकर यहाँ पे आ जाता है, और जो प्योर ब्लड होता है वो प्योर ब्लड यहाँ से हमारे बॉडी में अगेन वापस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब कि वो ट्रांसफ़र हो जाता है। बट जब ट्रांसफ़र करते हैं तो ध्यान देना है कि एक कन्वीनियंट वेन हम लेंगे, सेफनेस वेन हम लेंगे। सेफनेस वेन के थ्रू इसको हम पेशेंट में ट्रांसफ़र करेंगे। और साथ ही साथ वहाँ पे हम दो चीज़ें करते हैं। पहली चीज़ ये है कि जब हम बॉडी में वापस भेजते हैं तो ध्यान देना यहाँ पे हम एंटी हेपेरिन ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, एंटी हेपेरिन, ये चीज़ ध्यान देना होगा। और साथ ही साथ टेम्परेचर को मेंटेन कर देते हैं बॉडी टेम्परेचर के इक्वल, बॉडी टेम्परेचर के इक्वल हम मेंटेन कर देंगे टेम्परेचर को। और हम क्या डालेंगे, एंटी हेपेरिन डालेंगे, और देन उसके बाद से हम पेशेंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। ये जो एंटी हिपेरिन है ये ध्यान देना होगा, जब आप पेशेंट में वापस प्यूरिफाइड ब्लड ट्रांसफ़र करेंगे तब ये मेंशन करेंगे। और यहाँ पे जो मेंशन किया था वो क्या था, एंटी कोगुलेंट हिपेरिन, ये तब मेंशन किया था जब इस चैम्बर में ब्लड आ रहा था। ठीक है, तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं और दोनों का अलग अलग यूज़ है। ठीक है ना, तो ये एंटी हेपेरिन जो है इसलिए हम डालते हैं यहाँ पे, आप देख रहे हो ना, यहाँ एंटी हेपेरिन हम डाल रहे हैं यहाँ पे। और डालने का एक पर्पज़ है कि क्लॉटिंग फैक्टर जो हैं वो इनएक्टिव ना हो, क्लॉटिंग फैक्टर इनएक्टिव ना हो, इसके लिए हम एंटी हेपेरिन यहाँ पे डालते हैं। क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर का मेंटेन होना ज़रूरी है, अगर वो मेंटेन नहीं होगा तो हमारा फिर से क्या होगा, ब्लड का जो प्रॉपर्टीज़ है वो लॉस हो जाएगा। क्योंकि ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है, उस प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं, और क्लॉटिंग फैक्टर्स को भी हमको डिस्ट्रॉय होने से रोकना है। ठीक है ना, उसको भी हमको मैनेज करना है। सारी चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए हमारे बॉडी में। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप हीमोडायलिसिस प्रोसेस को समझाएंगे। ये क्या है, एक तरीका का ट्रीटमेंट है जिसमें हमने क्या किया, हमने इम्प्योर ब्लड को प्यूरिफाई किया। स्टेप बाय स्टेप इसमें सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, इसका जो बेस है वो अगेन मैं बताऊंगा, इसका बेस क्या है, डायलिसिस है। डायलिसिस मतलब कि यहाँ पे आप डिफ्यूज़न
प्रोसेस का आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और उसी के बिहाफ पे ये वर्क करेगा। इसका प्रिंसिपल जो होगा वो डिफ्यूज़न ही होगा, ठीक है ना। तो ये आपका टॉपिक फिनिश हो गया हीमोडायलिसिंग। इसके बाद से मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया हुआ है, वो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। क्या दिया हुआ है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन। और किडनी ट्रांसप्लांटेशन कब होता है? जब एक्यूट रीनल फेल्योर होता है, मतलब किडनी आपकी जब फेल हो जाती है तो उस कंडीशन में डॉक्टर बोलता है कि आपको नया किडनी लगाना होगा, और नया किडनी लगाएंगे तो उसको बोलेंगे क्या? ट्रांसप्लांटेशन बोलेंगे। और ट्रांसप्लांटेशन हमेशा सक्सेस तब होता है जब हमारा क्लोजेस्ट जो है डोनर होता है, तभी वो सक्सेस होता है। मतलब ट्विंस के केस में ज़्यादा सक्सेस है या रिलेटिव के केस में ज़्यादा सक्सेस है। अगर आप कोई दूर का रिलेटिव है तो वहाँ पे सक्सेस रेट कम है, ठीक है। आपसे अगर रिलेशन नहीं है उसका ब्लड रिलेशन, तो वहाँ पे सक्सेस रेट कम होगा किडनी ट्रांसप्लांटेशन का। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग हम देते हैं पेशेंट को, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देते हैं, क्योंकि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है वो हमारे इम्यून सिस्टम को, ठीक है, आप ध्यान से यहाँ नोट कर लो, हम क्या देते हैं? इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देते हैं। और इस ड्रग में आपका क्या है? साइक्लोस्पोरिन है, ये नोट कर लेना आप, साइक्लोस्पोरिन, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आगे एक चैप्टर में आपको मिलेगा 12th में, ठीक है ना। और वहाँ पे भी आपको ये वर्ड मिलेगा साइक्लोस्पोरिन। ये क्या है? इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है। ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, और इसलिए सप्रेस करता है कि जो आपका ट्रांसप्लांट किडनी है उसको रिजेक्ट ना करे हमारा इम्यून सिस्टम, क्योंकि जो बाहर से आप किडनी लगा रहे हैं, बॉडी में इम्प्लांट कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या है? फॉरेन सब्सटेंस है। और फॉरेन सब्सटेंस को हमारा इम्यून सिस्टम रिजेक्ट करता है, और इम्यून सिस्टम को हमको क्या करना है? सप्रेस करना है जब तक कि हमारा किडनी का ट्रांसप्लांटेशन सक्सेस ना हो जाए। तो किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेस तभी होगा जब हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग जो है हम देंगे। और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सा पेशेंट है, कैसा पेशेंट है, उसके अकॉर्डिंग उसके डोजेज दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका टॉपिक फिनिश हो गया। अब इसके बाद आपको एक नोट्स दूंगा, वो नोट्स है आपका रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन, ठीक है ना। उसके बाद से ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, आपके वीडियो लेक्चर में, जो आज का वीडियो लेक्चर है, इसके लास्ट में रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन का मैं फ़ोटो के लगा दूंगा, तो आप उससे आप नोट्स बना लेना। उसमें सिंपल पॉइंट्स हैं कि लंग्स कैसे एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होता है, देन आपका जो लीवर है वो कैसे इन्वॉल्व होता है, ऐसे स्किन का भी रोल मिलेगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, उसको आप सिंपली लर्न कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है ना। ओके, बाय।